का स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की फिज़िक्स। कक्षा 10 में कक्षा 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग फिज़िक्स पढ़ते कैसे हैं और क्यों पढ़ते हैं। फिज़िक्स पढ़ने का कारण क्या था? तो फिज़िक्स पढ़ने का एक मेन कारण ये था कि जो हमारे आसपास चारों तरफ जो घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन किस लिए करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, इनके बारे में हम लोगों को बताया गया फिज़िक्स के अंदर। घटनाएं किस प्रकार की होती हैं, जैसे सपोज़ कर लो कि दो वस्तुएं हमारे पास हैं, दोनों आपस में टकरा गई। तो टकराने के बाद उसमें क्या हुआ, एक तरह की घटना हो गई। सपोज़ कर लो कोई बाइक से जा रहा था, गिर गया, वो भी क्या हो गई, एक तरह की घटना हो गई। तो इस तरह की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फिज़िक्स को पढ़ा। घटनाएं यहाँ पर बाइक को दूसरे बाइक से टकराने में नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पर पिंड की बात की जाएगी, वस्तुओं की बात की जाएगी। घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। एक प्रकार की जो घटना होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष घटना, दूसरी प्रकार की जो घटना होती है उसे बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष घटना। प्रत्यक्ष घटना जो हम लोग को साक्षात दिखाई पड़ती है उसे प्रत्यक्ष घटना बोलते हैं, और अप्रत्यक्ष घटना जो होती है जो हमारे सामने होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती, उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष घटना। जैसे दो वस्तुओं का लड़ना, गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकरा गई, गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हम लोग को दिखता है, प्रत्यक्ष घटना हो गई। अब हम लोग कुछ खा पी रहे हैं, अचानक से छींक आ गई, खांसी आ गई, वो हो गई हमारी अप्रत्यक्ष घटना। तो दोनों घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। इनकी घटनाओं के बारे में अध्ययन जो किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है मिल करके इस फिज़िक्स का निर्माण किया। कुछ लोगों का कहना है कि जो फिज़िक्स है वो सबसे महान वैज्ञानिक जिसका नाम था गैलीलियो, उन्होंने डिस्कवर की है। कुछ का मानना है न्यूटन ने की है। कुछ कहते हैं नहीं, इसमें आइंस्टीन महोदय का सबसे बड़ा हाथ है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कुछ तीन लोगों को बोला जाता है। पहले हमारे थे गैलीलियो, दूसरे माने जाते हैं न्यूटन महोदय हमारे, और तीसरे माने जाते हैं आइंस्टीन। ठीक है, ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं उन्हीं से हम लोग फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, जब तीनों वैज्ञानिकों ने मिल करके एक फिज़िक्स का निर्माण किया तो उनमें हम लोगों ने उसको तीन पार्टों में डिवाइड भी कर दिया। एक को बोला गया क्लासिकल फिज़िक्स, दूसरे को बोला गया मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक, कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स दोनों डिफरेंट होती है। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि क्लासिकल फिज़िक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं और मॉडर्न फिज़िक्स में हम लोग लाइट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए उनको दो भागों में तोड़ दिया गया था। तो आज हम लोग उसी का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ने वाले हैं, जैसे लाइट हो गया, उसके बाद उसके लाइट के सोर्स हो गए, इन सबको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या सच्ची में एक प्रकार की ऊर्जा होती है? अगर वो ऊर्जा होती है तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है प्रकाश एक प्रकार का माध्यम या कारक होता है जिससे हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने प्रकाश को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया। कुछ लोगों का कहना है कि प्रकाश ऊर्जा होती है। तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? प्रकाश कहते हैं कि सूर्य से निकलता है और पृथ्वी तक चलता है। तो जब कोई भी वस्तु चलती है या प्रकाश चलता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा होती है। प्लैंक ने कहा था कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो E=hν के फॉर्म में होती है। न्यू यहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और एच यहाँ पर क्या होता है, प्लैंक नियतांक होता है। ठीक है ना। अगर न्यू हमारी आवृत्ति होती होगी तो प्रकाश, सब कहते तो हैं सीधी रेखा में चलता है, लेकिन वो वाइब्रेट करते हुए चलता होगा, क्योंकि आवृत्ति के बारे में अगर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा हमें, कि हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ था कि आवृत्ति जो होती है, कोई पिंड अगर अपने अक्ष के परितः साम्यावस्था से इधर उधर गति करता है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति बोलते हैं। राइट। तो आवृत्ति अगर हो रही होगी इसमें तो जाहिर सी बात है जो हमारा पिंड होगा, जो हमारे पास प्रकाश के कण होंगे वो धीरे धीरे करके जब आते होंगे तो उसमें वाइब्रेशन होता होगा। इसलिए इनको बोला गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं।
हम लोग परिभाषा उसकी आराम से पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद क्या होता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहाँ से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम, दूसरा होता है नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक। ठीक है, तो इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? दो होते हैं। एक होता है कृत्रिम जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक। तो कृत्रिम कौन कौन सा होता है? जैसे जलता हुआ बल्ब, वो हमारा क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती बनाई गई है ना, इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो उसको भी बोलेंगे हम लोग कृत्रिम स्रोत। ठीक है, लैंप के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी हमारा क्या होता है? कृत्रिम के अंदर आता है। सूर्य की बात करें अगर हम लोग, तो सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक स्रोत है। और अगर हम लोग बात करें सारे स्टार्स की, तो सारे स्टार्स भी हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, एक कृत्रिम की, दूसरी प्राकृतिक की। तो वस्तुएं जो हमारे पास आसपास दिखाई पड़ती हैं वो भी तो कुछ ना कुछ होती होंगी, उसके बारे में अगर अध्ययन करना होगा हम लोग को तो हमें पढ़ना पड़ेगा प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? यहाँ वह वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि ये खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, खुद से प्रकाश को निकालती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें सूर्य की बात करें, तो सूर्य हमारा जो होता है वो प्रकाश को निकालता है खुद से। ठीक है ना, तो सूर्य हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है ना, सूर्य के अलावा अगर हम लोग बात करें बल्ब की, जो बल्ब होता है हमारे यहाँ जो लगा होता है, उससे भी क्या होता है? प्रकाश निकलता है ना। लेकिन जलते हुए बल्ब की बात करेंगे तभी। ठीक है, लालटेन जो पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे वो भी हमारा होता है प्रदीप्त वस्तुओं के अंदर आता है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाशित हों। जैसे चंद्रमा रात में चमकता है ना, ऐसा लगता है कि उसके पास खुद का प्रकाश है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आसपास जो भी हमारे पास रखी हुई वस्तुएं, जैसे पेन है, पेन की बात कर लें, जो चश्मा है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर आप देखो अगल बगल की बॉटल रखी हुई है, या फिर घर में टैडी रखा हुआ होता है और सामने मोबाइल रखी हुई है, उसको भी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। और सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग प्रकीर्णन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग। ठीक है, अब ये होता क्या है बेटा? जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण भी पाए जाते हैं। जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो चारों तरफ फैल जाता है, और फैलने की इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। परिभाषा भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि परिभाषा आप लोग किताबों से मत रटना, किताबों से पढ़ी हुई परिभाषा आप लोग रटोगे भूल जाओगे, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, तो परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे इसको कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और किसी कण पे पड़ता है तो वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में प्रकाश को फैला देता है। फैलाने की इसी क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना, अब प्रकाश आ रहा था, क्या प्रकाश में ऊर्जा थी कि नहीं थी, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब उसके बाद देखिए प्रकाश की किरणों के बारे में अध्ययन करना है। प्रकाश की किरणों के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि प्रकाश की किरण होता है क्या है, तो प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो जब वो प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है या गमन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? किरण कहते हैं। राइट, अब प्रकाश तो एक वहाँ से निकल नहीं रहा होता, बहुत ढेर सारे प्रकाश आ रहे होते हैं, यानी कि ढेर सारी किरणें आ रही होती हैं, तो उन्हीं ढेर सारी किरणों को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। अगली हम लोग की हेडिंग है प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या होती है? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक होता है हमारे पास समांतर किरण पुंज। अब अगर आप लोग बात करो इसकी, देखो अभिसारी किरण पुंज, अगर हम लोग इसको याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। तो तरीका है, जैसे सपोज कर लो हम लोग के एरिया में अगर कोई फिल्म स्टार आ गया, सपोज कर लो कि शाहरुख खान आ गया या अक्षय कुमार आ गए, ठीक है ना, या ऋतिक रोशन आ गए, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो वहाँ पर देखो कोई बुला नहीं रहा उसको, अपने आप सारे लोग आ रहे हैं, सिर्फ पता चल जाए उन लोगों को। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर किसी बिंदु पर बहुत सारे प्रकाश की किरणें आकर मिले या मिलती हुई प्रतीत हों तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है, सारी की सारी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, उसी का उल्टा क्या होता है, अपसारी किरणपुंज। मतलब अगर कोई आतंकवादी वगैरह आ जाए और अपनी बॉडी में बम वगैरह लगा ले, या फिर ऐसे नाम ही सुन लो आप लोग कि आतंकवादी है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या करोगे, छोड़ के उस एरिया को भाग जाओगे ना, जैसे करोगे। उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, जब भगदड़ मचेगी तो किसी एक पॉइंट से सारे लोग भागे होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सेम चीज़ है कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट से अगर किरणें बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हों या बाहर निकल रही हों, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अपसारी किरणपुंज। उसके बाद आता है समांतर किरणपुंज आता है। समांतर किरणपुंज क्या होता है बेटा, ये वाला, कि जब प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे हम लोग समांतर किरणपुंज कहते हैं। जो रेल की पटरियां होती हैं वो परस्पर कैसी होती है बेटा, समांतर ही बनी होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल वही होता है। ठीक, अगर इसका फिगर हम लोग बनाना चाहें तो फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे फिगर बना सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि माध्यम क्या होता है। माध्यम मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम लोग मीडियम। तो मीडियम होता क्या है, अब हम लोगों ने देख रहे हैं कि प्रकाश वहाँ से आ रहा है और हमारे पास तक पहुँच रहा है, बीच में है क्या चीज़ें, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बीच में गैसेस भरी हुई हैं, वायु है, एयर है, ठीक है ना, और डिफरेंट टाइप की एयर गैसेस हैं। तो उन्हीं के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ा माध्यम। तो माध्यम क्या होता है, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और जिस पदार्थ से होकर के जाती हैं उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी माध्यम, एक होता है पारभासी माध्यम और तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, तीसरा और लास्ट होता है ओपिक मीडियम। अब इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आर पार अधिकांश भाग में निकल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे अगर हम लोग बात करें कांच की, कांच पे हम लोग क्या करें, प्रकाश डालें तो प्रकाश पूरा का पूरा निकलता हुआ दिखता है, लेकिन पूरा भाग नहीं निकलता, उसका अधिकांश भाग निकलता है। और अगर हम लोग बात करें पानी, जैसे जल होता है, शुद्ध जल H2O की बात कर रहे हैं, उसमें प्रकाश डालें तो ऐसा लगता है कि सारा प्रकाश बाहर निकल गया, लेकिन सारा नहीं निकलता, मैक्सिमम प्रकाश बाहर निकलता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। उसके बाद आता है पारभासी माध्यम। पारभासी मतलब इसमें प्रकाश का सिर्फ आंशिक भाग ही बाहर निकलता है, पूरा प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास तेल लगा हुआ कागज़ हो या पॉलीथीन हो हमारे पास, प्लास्टिक हो हमारे पास, या जो हमने ये चश्मा पहना हुआ है, ठीक है ना, इसको अगर हम रगड़ दें और यहाँ से प्रकाश निकालें तब भी क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश नहीं निकलेगा। और ऐसे लगा के भी देखेंगे अगर हम लोग, तब भी हम लोग को आर पार साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पारभासी माध्यम। उसके बाद क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी से नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि अपारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, ज़रा सा भी नहीं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। अपारदर्शी माध्यम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, लोहे की बनी चादर, प्लेटें जो होती हैं, थालियाँ होती हैं जिसमें लोग खाना वगैरह खाते हैं, वो हमारा क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है। सपोज कर लो ये हमारा वाइट बोर्ड है, ये दीवार सामने दिख रही होगी आपको, तो उस पर अगर हम लोग प्रकाश डालेंगे तो वो आर पार नहीं निकलेगा, तो हमारा होता है अपारदर्शी माध्यम। इसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जो हमारी हेडिंग है ये वाली, एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो देखिए इसको फिगर से समझते हैं हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखेंगे, एक हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं दर्पण, आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ये हमारा है बेटा समतल दर्पण, समतल
दर्पण है। इसको परावर्तक तल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, अगर प्रकाश की किरणें आकर के इस समतल दर्पण पे टकराएं और टकरा करके दोबारा उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम लोगों ने परावर्तक तल के बारे में देख लिया यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग को मान लीजिए थोड़ा बहुत आइडिया ना हो परावर्तक तल के बारे में या समतल दर्पण के बारे में, तो परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे। ठीक, तो परिभाषा ऐसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। किसी तल से हमने बोला यहाँ पे, किसी तल से इसलिए बोला क्योंकि हम लोगों को इस टाइम पे अगर मान लेते हैं कि परावर्तक तल और समतल दर्पण के बारे में नहीं पता था, इसलिए हम लोगों ने उसको बोला था। ठीक, परावर्तक तल जो हमारा था उसे हम लोगों ने बाद में पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें उस पदार्थ की, तो उस पदार्थ को हम लोग बोल सकते हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो चमकीला हो, दूसरा हो सकता है कि खुरदुरा हो। जो चमकीला होगा वहाँ से प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो खुरदुरा होगा वहाँ से भी प्रकाश का परावर्तन होगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा से कम मात्रा में होगा। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन हुआ तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की किरणें आई थी, इसी वजह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। ठीक, आइए हम लोग एक फिगर बनाते हैं और बाकी जो इसके अलावा परिभाषा लिखी है, यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं। एक परावर्तक तल हम लोगों ने ले लिया है, एक किरण को यहाँ से डाल दिया। ठीक, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है परावर्तक तल। ठीक है, अब इसको देखो, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं इसको, इंसिडेंस रे बोलते हैं इसको। ठीक है ना, आपतित किरण क्या होती है? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी तल पर आती है तो उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। डिफिनेशन सुन लिया होगा आपने कि जब प्रकाश की किरण किसी तल पर आती है तो उस आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद तुरंत ही क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे परावर्तित किरण लिखा हुआ है। परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है? देखिए, वो किरण जा रही है ऊपर की ओर, जैसे यहाँ पे है ना। तो देखो होता है क्या परिभाषा उसकी, जब आपतित किरण किसी परावर्तक तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपतन बिंदु आता है। आपतन बिंदु मतलब जहाँ से इसकी आपतित किरण जहाँ पर आ रही थी, जहाँ से परावर्तित किरण जा रही थी, उसी को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या होता है उसको भी हम लोग परिभाषित कर लेंगे। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अभिलंब। इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? देखिए, अभिलंब अगली परिभाषा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है बेटा? जो हमारे पास परावर्तक तल होता है उस पर जो डाला गया लंब होता है, उस लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि ये तल से 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं, तो पता चला कि हाँ सच्ची में 90 अंश का कोण बना रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अब जैसे अभिलंब खत्म हुआ तो उसने क्या किया, जैसे लंब डाला तुरंत ही हम लोग को दो कोण मिलने लगा। एक कोण था यहाँ पर आई, दूसरा कोण था यहाँ पे आर। आई वाले कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और आर वाले को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोलते हैं। अब आपतन कोण देखिएगा आप लोग कहाँ पे मिल रहा है बेटा? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में मिल रहा है। परावर्तन कोण कहाँ मिल रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में मिल रहा है। ठीक, तो परिभाषा भी ऐसे ही बना लेंगे हम लोग कि आपतित कोण क्या होता है? आपतित किरण
और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, परावर्तित किरण कोण को हम लोग परावर्तन कोण को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद जो ए वाली हेडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जो हम लोगों ने ये ऊपर डिफिनीशन पढ़ी हुई है उसी डिफिनीशन को लेकर के यहाँ पर हम लोग इनका नियम बनाने वाले हैं। नियम क्या होगा बेटा, देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम क्या था, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हो गया प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इजी सी डिफिनीशन थी, छोटा सा लेक्चर था। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में ढेर सारी डिफिनीशन को कवर कर रखा है। नियर अबाउट हम लोगों ने 18 से 20 डिफिनीशन को कवर कर रखा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण के प्रकार को पढ़ेंगे हम लोग, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण और उनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।